का जो आपका लेसन है वो क्लास 12th के ज्योग्राफी बुक का लास्ट लेसन वर्ल्ड वाली बुक का है, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्कस करने वाले हैं। और ये लास्ट लेसन है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इससे अधिकतर आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। और आप सभी को पता है कि व्यापार एक इंपॉर्टेंट थर्ड एक्टिविटी यानी तृतीय क्रियाकलाप जो है उसका हिस्सा है। तृतीय क्रियाकलाप आपको तीनों क्रियाकलाप के बारे में पता होना चाहिए। प्रथम क्रियाकलाप किसे कहते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं और तृतीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं। जो प्रथम क्रियाकलाप होगा वो मुख्य रूप से प्रकृति के ऊपर निर्भर होकर किया जाता है। द्वितीय क्रियाकलाप जो होगा उसमें हम विनिर्माण या उद्योगों की जो गतिविधियां हैं उसमें मुख्य रूप से हम उसको निभाते हुए देखते हैं। विनिर्माण से संबंधित है द्वितीय क्रियाकलाप। जो तृतीय क्रियाकलाप है इसे हम सेवा सेक्टर कहते हैं और ये सबसे बड़ा क्रियाकलाप है। इसमें बहुत सारे आपके जो कार्य हैं वो आते हैं, जैसे इसके अंदर पर्यटन भी आता है, व्यापार भी शामिल है, चिकित्सा भी शामिल है, शिक्षा भी शामिल है, साथ ही साथ समाज के अंदर परिवहन, बहुत सारे जो सेवाएं हैं इसके अंदर शामिल होती है। और तृतीय क्रियाकलाप अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आए, सबसे पहले एमसीक्यू कि तृतीय क्रियाकलाप जो है उसमें व्यापार आता है या नहीं आता एमसीक्यू में, तो आप कहोगे व्यापार उसी में ही आता है। इसके साथ व्यापार आखिर होता क्या है, जब आपको पहले व्यापार क्लियर होगा तो इसके बाद आप अंतरराष्ट्रीय व्यापार को डिस्कस कर पाओगे, उसको समझ पाओगे। तो व्यापार क्या तात्पर्य है, व्यापार का मतलब क्या है, वस्तु और सेवाओं का अपनी इच्छा से आदान प्रदान करना। स्वेच्छा का मतलब है आपकी अपनी खुद की इच्छा से वस्तु का या सेवाओं का। जरूरी नहीं है कि व्यापार में केवल वस्तुओं को ही बेचा जाता, नहीं, कई लोग अपनी सर्विस देते हैं। सर्विस देने का मतलब है कि कोई इंजीनियर है और वो अपने ज्ञान से आपके कंप्यूटर को ठीक करता है, तो वो भी अपनी सेवा आपको प्रदान कर रहा है और वो भी व्यापारी है। कोई टीचर अगर आपको पढ़ाता है तो वो भी एक तरीके से अपनी सेवा आपको प्रदान कर रहा है और ये भी व्यापार के अंतर्गत ही आता है। तो व्यापार के दो घटक होते हैं, या व्यापार के अंदर दो चीजें हम कहते हैं मुख्य रूप से होती है, एक तो वस्तुओं का आदान प्रदान या फिर आपकी सेवाओं का आदान प्रदान। और ये कौशल के रूप में भी आपका हो सकता है। व्यापार के लिए हमेशा दो पक्ष होना अनिवार्य है, दो पक्ष होना चाहिए, पहला क्रय करने वाला और दूसरा विक्रय करने वाला। क्रय और विक्रय का मतलब क्या होता है, एक क्या करता है, खरीदार होता है, खरीदना, और दूसरे व्यक्ति का क्या है, बेचना। दो पक्ष होगा, कोई भी वस्तु है कोई भी सेवा है, एक उस सेवा को लेना चाहता है, दूसरा सेवा को प्रदान करेगा। तो यहाँ पर व्यापार के दो पक्ष होना अनिवार्य है, एक क्रय यानी खरीदार और दूसरा विक्रय यानी एक व्यक्ति जो है पक्ष में होता है और दूसरा उसके विपक्ष में, एक खरीदता है तो दूसरा बेचता है। कुछ समय कुछ स्थानों पर हम देखते थे कि लोग क्या करते थे, विनिमय व्यवस्था के आधार पर व्यापार करते थे। आप बोलोगे विनिमय व्यवस्था क्या होती है, विनिमय व्यवस्था जिसे हम बार्टर सिस्टम के रूप में समझ सकते हैं। ये विनिमय व्यवस्था एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अगर किसी व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता होती थी तो वो क्या करता था कि अपनी कोई वस्तु देकर उससे दूसरी उसकी वस्तु खरीद लेता था। लेकिन इसमें एक लोच था, लोच का मतलब होती है कमी। इसमें एक कमी ये थी कि अगर मुझे सामने वाले, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, पहले के ज़माने में क्या होता था कि आप लोग क्या करते थे, आपको जैसे शिक्षा लेनी है तो आप शिक्षा लेते थे, लेकिन बदले में आप उसे अनाज दे दो, कुछ दाल दे दो, या फिर आपके घर में मटके बनते हैं तो आपने मटके दे दिए, और बदले में सामने वाला व्यक्ति जो भी अपनी सेवा या वस्तु आपको प्रदान करता था। लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है कि अगर मुझे जो आपके द्वारा चीज़ दी जा रही है वो मेरे पास ऑलरेडी हो या मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है तो मैं आपसे वो चीज़ नहीं लेता था और हमारे बीच में व्यापारिक जो संबंध थे वो स्थापित नहीं होते थे। तो व्यापार के लिए हमने देखा कि जो विनिमय व्यवस्था है, बार्टर सिस्टम, वस्तु के बदले वस्तु को लेन देन करना, ये उचित नहीं रहा या व्यापार का पूर्ण रूप से आधार नहीं रहा। व्यापार दोनों पक्षों के लिए सेटिस्फाइड होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं व्यापार के अंदर दोनों पक्ष जो है खुश रहें। जब आप अपनी वस्तु किसी को दे रहे हो तो उसके बदले में वो कोई ऐसी बहुमूल्य वस्तु आपको दे जिसकी आपकी जरूरत हो। जैसे आगे चलकर विनिमय व्यवस्था को खत्म करके हमने हर एक देशों ने अपनी अपनी करेंसी डेवलप कर ली। करेंसी डेवलप करने के हिसाब से क्या हुआ कि वो आज एक मानक मूल्य है। मानक क्या है, मान्य बोल सकते हो या फिर आप इसको कहोगे मानक मूल्य, जो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है जिसका। और वो हालांकि नोट क्या है, कागज का टुकड़ा, सिक्के क्या है, एक धातु के टुकड़े हैं, लेकिन सरकार द्वारा मान्यता दी गई है तो आप उसे संग्रह करोगे तो आप धनी भी बन सकते हो। इसी प्रकार से व्यापार के लिए विनिमय व्यवस्था पूरी तरीके से संचालित करने योग्य नहीं थे, इसीलिए विनिमय व्यवस्था को खत्म करके आगे करेंसियों को या रुपयों को या सिक्कों को डेवलप किया गया।
व्यापार के स्तर पूछा जा रहा है, तो व्यापार के कितने स्तर होते हैं? तो व्यापार के 2 स्तर होते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दूसरा राष्ट्रीय व्यापार। तो व्यापार के बारे में हमने क्या बताया था कि व्यापार का मतलब व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से जब वस्तु या सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो वो व्यापार कहलाता है। इसकी 2 धाराएं या 2 स्तर हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पहला जो चैप्टर का नाम भी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब है कि जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में वस्तु और सेवाओं का स्वेच्छा से आदान प्रदान होता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। लेकिन जब देश के अंदर ही अलग अलग क्षेत्रों में, देश के अंदर ही अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, या देश के अंदर ही अलग अलग स्तर पर जब वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान देश के अंदर ही किया जाता है तो वह राष्ट्रीय स्तर का व्यापार कहलाता है। आप सभी को ध्यान रखना है, हम राष्ट्रीय व्यापार के अंदर देश की सीमा या जो देश की भौगोलिक सीमा है उसी के अंदर ही व्यापार करते हैं। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसमें क्या होता है, आप व्यापार अपनी भौगोलिक सीमा को लांघ कर दूसरे देशों के साथ आप क्या करते हो, व्यापार करते हो। आपको क्लियर हो गया होगा राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, व्यापार किसे कहते हैं, व्यापार में 2 पक्ष का होना क्यों जरूरी है, और साथ ही साथ हमने इसमें यह भी समझा कि विनिमय व्यवस्था जो स्टार्टिंग में जब करेंसी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जब हम कहेंगे जब हमारे देश के अंदर सिक्कों या फिर अलग अलग प्रकार की जो मुद्राएं होती हैं उनका विकास नहीं हुआ था, तो लोग क्या करते थे, जब अलग अलग प्रकार की मुद्रा नहीं थी तो लोग विनिमय व्यवस्था करते थे। लेकिन उसमें कमी क्या थी कि देशों के बीच में या लोगों के बीच में जब वस्तु का जरूरत नहीं होता था या फिर उसकी हमें नीड नहीं है तो हम उसको लेते देते नहीं थे, इसीलिए हम कह सकते हैं कि विनिमय व्यवस्था बेकार थी। अगर हम आदिम समाज की बात करते हैं, आदिम समाज का मतलब होता है जब मनुष्य पूरी तरीके से सभ्य नहीं था, सभ्य नहीं था। जैसे मनुष्य ने आज के जमाने में देखो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई और अलग अलग तरह की डिजिटल करेंसी भी बना ली है, जिसमें आपको कोई आवश्यकता नहीं है अपने हाथ से कोई सामान देने की। बस आप क्या करते हो, आप डायरेक्टली आपका पिन, पासवर्ड या कार्ड जो भी आपके पास में उसके थ्रू आप पेमेंट कर देते हो। तो एक समय ऐसा भी था जब हमारे पास करेंसी जैसी कोई चीज नहीं थी, तो उस समय आदिम समाज था, जब आदि मानव के टाइप में लोग रहते थे। आदि मानव कह लो या फिर कह दो कि मनुष्य सभ्य होकर नहीं रहते थे, तो उस समय विनिमय व्यवस्था थी। विनिमय व्यवस्था भी मैंने आपको बताया बार्टर सिस्टम, जिसमें वस्तु के बदले वस्तु लेन देन होती थी। लेकिन इसमें वस्तु का जो आदान प्रदान होता था, वस्तु के स्थान पर वस्तु ही दी जाती थी। अगर हम देखें तो ये इसमें क्या था, कोई ना कोई कमी थी जिसकी वजह से व्यापार हमारा नहीं हो पाता था। लेकिन आगे चल के हमने देखा, क्या देखा, करेंसी को डेवलप किया। आज भी ग्रामीण इलाके ऐसे बहुत सारे हैं जहां पर क्या किया जाता है, वस्तुओं के बदले वस्तुओं को क्या किया जाता है, दिया जाता है। जो ये आपको शब्द मिल रहा है क्या आप जानते हैं, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो पहले मैं यही बता देता हूँ, फिर इसके ऊपर के बारे में बताऊंगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, सैलरी। सैलरी शब्द किस भाषा से लिया गया, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका नाम है आपका सिलेरियम। क्या नाम है शब्द का, सिलेरियम। सिलेरियम से बना है, जिसका अर्थ होता है नमक के द्वारा भुगतान करना। क्योंकि उस समय समुद्र के नमक जो थे वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल था। पहले के जमाने में जो लैटिन समाज था वहां पर जो सैलरी शब्द है वो सैलरी शब्द नहीं, जैसे आज हम सैलरी शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होता था, सैलरियम होता था। और इसमें क्या होता था कि नमक के द्वारा भुगतान किया जाता था, क्योंकि उस समय समुद्र के जल से नमक बनाना ज्ञात नहीं था और इससे केवल खनिज वाला नमक ही बनाया जा सकता था। जैसे आप देखते हो पत्थर वाले कुछ नमक होते हैं, है ना, पत्थर की तरह आपको दिखेंगे लेकिन वो नमक होते हैं। पहले लोगों को ये कला नहीं थी कि समुद्र से भी नमक बनाया जा सकता है, तो उस समय लोग भुगतान के रूप में नमक को दिया करते थे, यानी पेमेंट के रूप में नमक को दिया करते थे। और जब लोग नमक के रूप में पेमेंट को दिया करते थे तो क्योंकि वो दुर्लभ चीज थी, वो आसानी से उपलब्ध नहीं होती थी, इसीलिए उसे एक भुगतान का पहले जमाने में माध्यम बनाया गया। तो आपसे पूछा जाए कि भाई सैलरी का इतिहास बताइए, पहले लैटिन में या यूरोपीय समाज में लोग जो वस्तु विनिमय नहीं करते थे वो भुगतान किस रूप में करते थे, तो आप बोलोगे नमक के रूप में भुगतान करते थे। क्योंकि पहले समुद्र से नमक बनाना जो था वो ज्ञात नहीं था, लोगों को आता नहीं था, इसीलिए जो पहाड़ पर्वत या फिर कृत्रिम नमक होते थे जो अपने आप ही बने होते थे, उन नमकों का क्या करते थे, हम उपयोग करते थे। आपको ये भी पता है जैसे जैसे करेंसी, रुपया या मुद्रा का चलन बढ़ा है वैसे वैसे विनिमय व्यवस्था धीरे धीरे खत्म होने लगी है। क्योंकि विनिमय व्यवस्था में कई प्रकार की कठिनाइयां थी। कठिनाइयां ये होती थी विनिमय कि अगर आपको उस वस्तु की आवश्यकता नहीं है तो आप दोनों के बीच में व्यापार नहीं हो पाता था। इसीलिए अब हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास।
देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहा, हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा कि जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान स्वेच्छा से किया जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। स्वेच्छा का मतलब अपनी इच्छा से। तो इसका इतिहास कहें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कब से शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कोई आज की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करना कोई आज की व्यवस्था नहीं। हमने हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा है, और जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, इस सभ्यता में भी ओमान, मेसोपोटामिया, इन क्षेत्रों से वस्तुओं का हम आदान प्रदान करते थे, हम लेते देते थे। तो हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार जो है ये कोई हमारी नई प्रक्रिया नहीं है, ये काफी पहले से चली हुई आ रही प्रक्रिया है। इसके साथ साथ लंबी दूरियों के जो व्यापार है ये पॉसिबल क्यों हो पाए, तो लंबी दूरियों के जो व्यापार है, जैसे जैसे परिवहन का आविष्कार हुआ, परिवहन में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे पहियों का आविष्कार हुआ, पहिया गोल हुआ और उसकी बैलगाड़ी या अलग अलग प्रकार के जो परिवहन की सेवाएं बनाई गई, उसके बाद उस पर सामान रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया ले जाने लगा। पहले वस्तु जैसे कोई फेरी वाला आज रेडी लेके चलता है, तो पहले लोग जो भी सामान बेचते थे तो उसे अपने कंधे पे ढोकर बेचना शुरू करते थे। लेकिन ज्यादा लंबे समय तक कोई व्यक्ति इतना बोझ ढो नहीं सकता, या फिर आप कहोगे ज्यादा लंबे समय तक अपने कंधे पे सामान रखकर बेच नहीं सकते। इसीलिए जैसे जैसे परिवहन का आविष्कार हुआ, वैसे वैसे व्यापार जो है वो दुनिया में और क्षेत्रों तक फैलने लगा, एक देश का व्यापार दूसरे देश में जाने लगा। साथ ही साथ एक तो लंबी दूरियां भी जो थी हमारे लिए वो कम हो गई, क्योंकि पहले परिवहन का जब आविष्कार नहीं हुआ था तो लंबी दूरियां जाना जोखिमपूर्ण होता था। रास्ते में जाओगे, व्यापार का सामान है, आपसे कोई लूट सकता है। दूसरी बात, आप कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, बारिश आ जाए, आपका सामान खराब हो सकता है। जैसे जैसे परिवहन का आविष्कार नहीं था तब तक व्यापार जो था थोड़ा जोखिमपूर्ण होता था। इसीलिए व्यापार जो है केवल स्थानीय जगहों तक ही सीमित था। हम केवल उन क्षेत्रों में जाते थे व्यापार करने जहां पर हम वापस लौट सकें, लंबी दूरी के लिए नहीं जाते थे। लोग तब तक अपने संसाधनों का अधिकांश भाग मूलभूत, जैसे ज्यादातर लोग किस चीज का व्यापार करते थे, उसमें भोजन की चीजों का, वस्त्र की चीजों का, इन्हीं सब चीजों का व्यापार करते थे। आज के जमाने में हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन खरीदते हैं, ऑफलाइन खरीदते हैं, दिखावे के लिए भी खरीदते हैं। लेकिन पहले ये सब चीजें नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि पहले परिवहन का जो आविष्कार नहीं हुआ था और लोगों के पास में पहले क्रय शक्ति इतनी नहीं थी। आज के जमाने में करेंसी बन गई है तो हर कोई उस करेंसी को एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर पहले बार्टर सिस्टम होता, विनिमय व्यवस्था होती, कोई आपको हर सामान के बदले आपको अनाज ही देता, तो आप क्या बोलते, यार इतना अनाज भी इकट्ठा करके क्या करूंगा, ये तो सड़ने लगेगा। और जब हर कोई अनाज उगाता है तो हर कोई अनाज लेगा भी नहीं, क्योंकि सबके पास पहले से ही अनाज है। तो जब हमारे पास करेंसी, मुद्रा जैसी चीज आई, या फिर गोल्ड या धातुओं में जब आदान प्रदान वस्तुओं का होने लगा, तो उसके बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेजी आई। एक तो मुद्रा का आविष्कार अंतर्राष्ट्रीय विकास, व्यापार के इतिहास के लिए इंपॉर्टेंट रहा है, और दूसरा आप देखोगे परिवहन का विकास। अपने क्लास 11th में रोमन साम्राज्य का व्यापार पढ़ा था, तो उसमें आपने साल्डियस नाम का सिक्के के बारे में पढ़ा था। तो सोने के सिक्के आपने देखा कई देशों ने डाले, चांदी के सिक्के कई देशों ने डाले, और ऐसे सिक्के डाले कि भारत के जो सोने के सिक्के थे उनका वेट और ग्रेन, और यूनान जैसे रोम का था, वहां के वेट और ग्रेन सोने के सिक्कों का बराबर था। इससे ये पता चलता है कि दोनों जगहों पर व्यापार होता था और दोनों की सोने की कीमत जो है वो इक्वल मानी जाती थी। इसके साथ साथ हम व्यापार के अंदर ही हम देखेंगे तो व्यापार के इतिहास की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें रेशम मार्ग हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। रेशम मार्ग ये वो मार्ग था जो यूरोपीय लोग चीन के रास्ते भारत या एशिया की तरफ आते थे और यहाँ से व्यापार के रूप में रेशम को ही ले जाते थे। रेशम आपको पता है कपड़ा होता है रेशम का, और रेशम के कीट जो होते हैं उसकी थ्रू बनाया जाता था। तो वो बेसिकली रेशम का ही सामान खरीदने हमारे यहाँ पर आया करते थे, और इस वजह से इस पूरे के पूरे व्यापारिक रोड का नाम ही, मार्ग का नाम ही सिल्क रोड या रेशम मार्ग रख दिया गया। तो लंबी दूरी का व्यापार था, और लगभग उदाहरण ये 6000 किलोमीटर लंबा रास्ता था। इसके सहारे रोम के लोग चीन से जुड़ते थे, और व्यापारिक रास्ता ये भारत, ईरान और भी देशों के बीच में मौजूद था। तो रेशम मार्ग क्या था, ये लगभग 6000 किलोमीटर का मार्ग था। रोम यानी यूरोप से लोग आते थे एशिया इस तरफ, चीन के तरफ, वहां से वो रेशम को खरीदते थे और वापस चले जाते थे। और बेसिकली ये क्या है कि स्थल मार्ग है, स्थल मार्ग है, आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत और जो ईरान के बीच में भी कई व्यापारिक मार्ग डेवलप्ड हुए, ये आप सभी को ध्यान रखना है।
व्यापार का ज्यादा आविष्कार या फिर व्यापार और ज्यादा कब बढ़ा? 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान, जब हमने देखा कि जो मुस्लिम इन्वेजर थे, मुस्लिम आक्रमणकारी थे, उनके आने से पहले देश में बहुत ज्यादा वो व्यापार से, भारत से या और देशों से प्रभावित थे, तो दूसरे देशों में व्यापार करने जाते थे। आपको पता है प्राचीन काल से भारत 4 चीजों के लिए फेमस रहा है। सोने, जवाहरात, रत्न आभूषण आप सभी के जो होते हैं, इसके अलावा सूती कपड़े, भारत के मसाले, इसके लिए पूरे विश्व में भारत विख्यात रहा है और बहुत सारे लोग भारत में व्यापार करने के लिए आते थे। यूरोपीय भी आते थे, एशिया, अफ्रीका, मध्य एशिया से भी आते थे। और इन व्यापारों ने ही, क्योंकि स्थल मार्ग का व्यापार थोड़ा सा महंगा होता है, आप जितने देशों में होते हुए जाओगे उतने देशों में आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए आगे चल के लोगों ने स्थल मार्ग को छोड़कर जो है समुद्री मार्ग को भी अपनाया। समुद्र की मार्ग से भाई व्यापार होना शुरू हो गया और धीरे धीरे व्यापारिक मार्ग के चक्कर में भी या व्यापार पर एकाधिकार के लिए भी हमने देखा कई देशों के बीच में लड़ाइयां हुई। अंग्रेज कई देशों में संसाधनों से प्रेरित थे, उन देशों में गए, उन देशों से उन संसाधनों को प्राप्त किया, विश्व स्तर पर बेच बेचकर उन्होंने अधिक से अधिक लाभ कमाया। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि यूरोप और एशिया में बहुत सारे ऐसे व्यापारिक स्थल बने, जैसे भारत था, भारत यूरोपियों के लिए केंद्र था। भारत में पहले पुर्तगाली आए, फिर आप सभी देखते हो ब्रिटिश, फ्रांसीसी, एक एक करके कई तरीके के अंग्रेज भारत के अंदर आए और उन्होंने अपनी कंपनियां स्थापित करी और भारत से व्यापार का जो भी लाभ मिलता था वो लाभ लेकर अपने देश चले गए। अगली बात समझ में आपको, और विश्व में यूरोपीय देशों ने बहुत सारे देशों को उपनिवेश बना रखा था जिसे ही दास व्यापार करते थे। इसमें क्या करते थे कि ये बेसिकली देशों को इसलिए गुलाम बना रहे थे ताकि उन देशों में मिलने वाले संसाधन जो है उसको ले सके और बाजारों में बेचकर अधिक से अधिक क्या कर सके, वो लाभ कमा सके। कई बार इन्होंने देखा कि हमें, पहले अंग्रेज क्या करते थे, पहले अंग्रेज अपने देश से भारत के अंदर या और देशों में आते थे, यहाँ से कच्चा माल खरीदते थे, अपने देश ले जाते थे, फिर यहाँ से दूसरे देशों में बेचने के लिए ले जाते थे। देखो कितना बड़ा प्रोसेस। अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना हम जहां पर हमें कच्चा माल मिल रहा है यहीं पर ही फैक्ट्री स्थापित करें और जहां हमें बेचना है सीधा बेच दें। तो इससे क्या होगा, आना जाना इन और बनाकर फिर बेचना, ये जो प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस था, इससे बचा जा सकता है और व्यापार इससे सस्ता हो सकता है। इसीलिए इन्होंने देशों को गुलाम बनाना धीरे धीरे क्या कर दिया, शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर बताया गया है यूरोपियों में सबसे पहले जो समुद्री यात्रा या फिर व्यापार के लिए सबसे पुर्तगाली थे, डच थे, स्पेनिश थे, अंग्रेज थे। इन्होंने अफ्रीकी मूल निवासियों को पकड़ पकड़ कर उन्हें बलपूर्वक भाई बंदी बनाया। बंदी बनाने का मतलब है उन्हें गुलाम बनाया और उसे दूसरे, जैसे आपने देखा था अमेरिका में भेज दिया और जगहों पर भेज दिया ताकि वहां पर जो नए नए संसाधन मिले उन संसाधनों को यूज कर कर उसके बाद में लाभ कमाते थे बेचकर। ठीक है भाई। इसके बाद याद रखना व्यापार कब तक, अगर हम देखें दास व्यापार 200 वर्षों तक भी अधिक लाभकारी रहा, जब तक 1792 में डेनमार्क में, 1807 में ब्रिटेन में और 1808 में संयुक्त राज्य में पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर दिया गया। पहले क्या करते थे, लोगों को पकड़ते थे, गुलाम बनाते थे और बेच देते थे। मैं आपको बता दूं, भारत में आपने सुना होगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, नहीं सुना? ये जो कुतुब मीनार बना था, दास वंश का राजा, एक वंश है पूरा जिसके गुलाम ही राजा बने हैं, उनके गुलाम ही राजा बने हैं। सोचो गुलाम राजा बनते थे। पहले पता है क्या करते थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप जब कॉलेज के अंदर इतिहास पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि एक वो छोटा सा ही था और उसको क्या किया, एक व्यापारी ने हमला किया तो उसको उठा लिया वहां से, और वहां से उठा लिया और उसके बाद एक व्यापारी को दूसरे व्यापारी को बेच दिया। काजी ने उसकी शिक्षा दीक्षा करी, फिर उस काजी ने आगे चलकर उसको बेच दिया। इल्तुतमिश नाम का राजा था, रजिया का नाम सुना होगा, दिल्ली में ही राजा बनाए। कुतुब मीनार जाओगे तो वहां पर उसकी कब्र भी है। तुम सोच रहे दूसरे इल्तुतमिश के भाइयों ने इल्तुतमिश को बेच दिया था, उसके भाइयों ने ही बेच दिया। क्यों बेच दिया? क्योंकि वो उन सब भाइयों में सबसे ज्यादा सुंदर था, सारे भाई उससे जलते थे, इसलिए सारे भाइयों ने मिलकर उसको बेच दिया। पहले दास व्यापार भी बहुत ज्यादा होता था कि व्यक्तियों को खरीदा और बेचा जाता था। आप सबने अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास पढ़ना है आगे। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में 4 तरीके के बाजार बनाए थे। जो दिल्ली का आजादपुर का बाजार है उसी ने बनवाया था, जिसे सराय अदल बोलते थे उस समय। 4 तरह के बाजार थे, जानवर, इंसान और पशु, यानी जानवर, इंसान, पशु, पशु और जानवर तो एक हो गए। तो इनको एक अलग बाजार बनाया था, यहाँ पर जानवरों को और इंसानों को बेचा जाता था। घोड़ों के लिए अलग व्यापार बनाए, व्यापारी के लिए बाजार बनाए थे। यहाँ पर क्या बताया मैंने आपको कि दास व्यापार भी बहुत ज्यादा प्रचलित था। तो आप कहोगे औपनिवेशिक काल में दास व्यापार बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया, क्योंकि खानों में काम करने के लिए जो खान होती थी
उनमें काम करने के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ती थी और सामान्य व्यक्ति नहीं करते थे, इसीलिए दूसरे देशों से लोगों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती उन खानों में काम करवाया जाता था। ठीक है भाई, तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास रहा। अब आपसे पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है WTO के बारे में। सबसे पहली बात आपसे पूछेगा WTO का पूरा नाम बताओ, तो आप बोलोगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। ठीक है भाई, विश्व व्यापार संगठन। इसका पुराना नाम पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, GATT, गैट। इसे बोलोगे जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ, हिंदी में बोलते हैं व्यापार व प्रशुल्क पर सामान्य समझौता। ध्यान रखना आप सभी को। आप गैट का भी पुराना नाम पूछ ले तो आपको बोलना है ITO, नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो इस संस्था को और साथ ही साथ WB को और IMF को, वर्ल्ड बैंक, IMF और ITO, इन तीनों को एक संस्था के थ्रू बनाया गया जिसको बोलते हैं ब्रिटेन वुड। इस संस्था के तहत प्रथम विश्व युद्ध के बाद में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार पूरा खत्म हो गया था, तो देशों ने सोचा कि व्यापार तो पूरा खत्म हो गया है, वही व्यापार बनाने के लिए हम दोबारा से एक नई व्यवस्था स्थापित करते हैं। आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक चला, और इस वर्ल्ड वॉर की वजह से देशों की जो अर्थव्यवस्था थी खराब हो गई थी, व्यापार चौपट हो गया। इसीलिए देशों ने ब्रिटेन वुड्स से 3 संस्था बनाने की बात करी, 1, 2, 3, यानी ITO, WB और IMF। ये दोनों तो पास होगी अमेरिका की सीनेट से, लेकिन ये पास नहीं हुई, और ये पास नहीं हुई तो इसको किया भी नहीं, इसमें फिर बदलाव किए गए और आगे चलकर 1948 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया, गैट रख दिया। और 1 जनवरी 1995 में गैट का नाम बदल के भी क्या रख दिया, WTO, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है, आपसे पेपर में क्वेश्चन आएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है, अस्तित्व में क्यों है, इसका मतलब यही है। तो आपसे पेपर में बहुत बार केवल इसी पे क्वेश्चन बन जाता है, राष्ट्रीय संसाधन में भिन्नता अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार किस तरीके से। तो राष्ट्रीय संसाधन में जो भिन्नता है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि बहुत सारे देश हैं दुनिया में जहां पर संसाधन अलग अलग प्रकार के हैं। कहीं पर जैसे अरब देशों की बात करते हैं तो अरब देशों में तेल है, तेल ज्यादा है वहां पर। कहीं हम बात करते हैं जैसे अफ्रीका, तो आपको पता है अफ्रीका में अमेजन जंगल है, अफ्रीका में है कि दक्षिण अमेरिका में, जल्दी से बताओ मुझे। दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में अमेजन जंगल जो है आप सभी का अफ्रीका के अंदर है। और इसके साथ साथ हम विश्व में और भी जगहों पर बात करें, जैसे भारत है, भारत में भी अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, भारत में भी कोयला पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। बहुत सारे देशों में नहीं पाया जाता, जैसे नेपाल जैसा देश है वहाँ नहीं पाया जाता। अब उस देश में भी तो लोग तार यूज करते होंगे, तो कहीं ना कहीं से तो खरीदेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन अलग अलग है। कई देश ऐसे हैं जहां पर ठंडे हैं, जैसे एग्जांपल देता हूँ यूरोप अमेरिका के, जब सर्दी होती है तो वहां पर बर्फ ही बर्फ हो जाती है, तो उस समय खेती बाड़ी नहीं होती, लेकिन वहां पर अनाज तो लोग खाते हैं, पर उनको अनाज कहाँ से मिलेगा, तो दूसरे देशों से अनाज जाता है, भूमध्य सागरीय के क्षेत्रों से जाता है। तो राष्ट्रीय संसाधन में भिन्नता हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बनती है। जैसे वहाँ की जलवायु भी अलग हो सकती है, वहाँ की मृदा अलग हो सकती है, वहाँ पर उच्चवाच हो सकता है, वहाँ पर भूविज्ञान हो सकता है, वहाँ पर तकनीक हो सकती है। सऊदी अरब की बात करते हैं, गर्म प्रदेश है, लेकिन वहाँ पर व्यापारिक स्थल है, लोग पर्यटन के लिए वहाँ पर जाते हैं, तो देखो कितना पैसा मिलता है उन लोगों को वहाँ पर। कहीं पर ऐसा है कि वहाँ पर मृदा, मिट्टी जो है अलग तरीके की है, कहीं पर कपास की खेती अच्छी होती है, कहीं और चीज़ों की खेती अच्छी होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि राष्ट्रीय संसाधन में भिन्नता हमारे किस चीज़ का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बनती है, राष्ट्रीय संसाधन में भिन्नता। देखो कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर भौगोलिक रूप से खनिज का आधार मिलता है। जैसे अमेरिका की बात करते हैं तो आपने गोल्ड रश के बारे में सुना था। गोल्ड रश क्या था, अमेरिका की जो कैलिफोर्निया थे वहां पर सोने के कुछ प्रमाण मिले। ऐसे ही भारत के अंदर झारखंड का इलाका सुना होगा, वहां पर भाई कोयला पाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई खनिज जो है, खनिज की वजह से भी बहुत सारे देशों में अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, और आज के जमाने में खनिजों की मांग हर देश में है। तो जिन देशों में जो खनिज नहीं पाए जाते वो दूसरे देशों से उन खनिजों को खरीदते हैं। इसी प्रकार से कृषि की भी बात करते हैं तो बहुत सारे देश ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल भारत में सेब खाया जाता है, बोलोगे जी खाया जाता है, लेकिन सेब की खेती क्या मैं अपने घर के बाहर करूंगा तो हो जाएगा, बोलोगे नहीं, ठंडे प्रदेशों में होगी, केवल ठंडे प्रदेशों में होगी। तो भाई भारत में जैसे कश्मीर, उत्तराखंड या फिर हिमाचल, ऐसे जहाँ पर ठंडे प्रदेश है वहां पर होगी खेती। लेकिन अगर सपोज दैट बहुत से दोस्तों ऐसे भी हैं जहाँ पर ठंडक होती ही नहीं है, लेकिन वहां पर भी ऐसे फल खाए जाते हैं, तो फल कहाँ से आते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होकर जाता है, संसाधन नहीं होता।
बहुत सारे देश हैं वहां पर अलग अलग तरीके का खान पान है, फूड है, वहाँ की संस्कृति है, उसके कारण भी, जलवायु के कारण भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देते हैं। आगे बात समझ में भाई। एक होता है जनसंख्या का कारण। जनसंख्या किस हिसाब से मांग करती है व्यापार की। जैसे भारत में हो आप, आपका मन किया विदेश जाए घूमने के लिए, आप विदेश गए घूमने, लेकिन वहां पर आप जा रहे हो, खाने में आपको स्वाद नहीं आ रहा, खाना कुछ अच्छा नहीं लग रहा आपको, तो आपने कहा कि भैया हमें कोई ऐसा इंडियन रेस्टोरेंट चाहिए, तो वहां पर आप सर्च करते हो तो आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिलता है। तो जनसंख्या की जो मांग हैगी वो विदेशों में भी, आज देखो इंडिया के अंदर ही आप विदेश का खाना खाना चाहोगे तो बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो आपको विदेश का खाना मिले। सांस्कृतिक कारण भी है, जनसंख्या की डिमांड ज्यादा है, इस वजह से जो है बहुत ज्यादा व्यापार की मांग होती है। जैसे बताया गया है कि हमारे यहाँ पर जैसे हस्त, जैसे खान पान को छोड़ दो, हमारा पहनावा है, जो कपड़े पहनने का जो तरीका है, अगर हम वेस्टर्न ड्रेस पहनना चाहते हैं, चाहे मेल हो कोई व्यक्ति या फीमेल हो, वो वेस्टर्न ड्रेस पहनना चाहता है, वेस्टर्न मेल के भी होते हैं और वेस्टर्न फीमेल के भी होते हैं, अगर कोई वो ड्रेस पहनना चाहता है तो उसको वहां पर वो भी मिलता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केवल खान पान से नहीं होता, वो कपड़ों से भी होगा, हमारा जैसे मोबाइल है या और चीजें, वो चीजें भी हमको वहां पर उपलब्ध हो जाती है। कई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जनसंख्या के आधार के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जनसंख्या का आकार कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल यूरोप के ज्यादातर देश है, वहां पर जनसंख्या कैसी है, कम है, तो वहां पर बिजनेस कोई नहीं करना चाहता क्योंकि वहां जनसंख्या कम है, वहां पर लोगों की डिमांड कम है। भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये वो देश हैं जहां पर विश्व में अधिकतर जनसंख्या निवास करती है, रहती है। तो इन देशों में हर कोई व्यापार करना चाहता है, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारा व्यापार अगर पॉपुलर होगा तो यहाँ पर डिमांड ज्यादा है। जनसंख्या का हमारा आकार कैसा है ये भी व्यापार को प्रभावित करता है। जहां पर सघन यानी घनी आबादी रहेगी वहां पर बहुत ज्यादा व्यापार होगा, और जहां पर सघन आबादी नहीं होगी वहां पर व्यापार भी क्या होगा, कम होगा। जहाँ सघन आबादी होगी वहाँ कृषि कृषि की चीजों का डिमांड भी ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाँव के इलाके में जाओ, केमिस्ट खोल दो आप, वहां पर दवाइयाँ कोई खरीदेगा? बोलोगे नहीं खरीदेगा। अब ऐसे इलाकों में जहाँ पर ज्यादा लोग निवास करते हैं वहां पर आप अपना केमिस्ट खोलते हो, तो बोलोगे वहां पर जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पर लोग दवाइयाँ खरीदने आएंगे। तो जनसंख्या का आकार जो है ये भी हमारे व्यापार को क्या करता है, प्रभावित करता है। आर्थिक क्रियाएं भी हमारा क्या करेगी भाई, व्यापार को प्रभावित करेगी। ग्रामीण इलाकों में फैक्ट्री क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पर क्रय शक्ति कम होती है। शहरों में लोग ज्यादा रहते हैं, शहरों में रोजगार के अवसर ज्यादा होते हैं, लोगों की क्रय शक्ति ज्यादा होती है। गाँव में किसी लोग से कहेगा कि खाने का सामान जोमेटो से ऑर्डर किया है और 500 रुपए का खाना आया है, तो इंसान पहले 4 गाली हो देगा, कहेगा कि इतना महंगा सामान कौन खाता है, इतने में तो पूरा परिवार मिलकर खाता है। तो वहां पर हम क्या कहेंगे, हम यहाँ कहेंगे कि आर्थिक कारण भी एक है। विदेशी सीमाओं के निवेश, कई कई देश व्यापार इसलिए करते हैं क्योंकि क्योंकि देखो जैसे मैं हूं, मैं अपने कोई सामान बेचता हूं, लेकिन हमारे देश में उस चीज की फैक्ट्री बहुत ज्यादा लग चुकी है, तो दूसरे व्यापारी लोग हमारे देश में व्यापार करने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन मैंने देखा कि जैसे ऑनलाइन बिजनेस, अभी पहले इंडिया में अमेजोन खुला, फिर फ्लिपकार्ट खुला, अब आप देखो मीशो चल रहा है, मंत्रा चलता है ना, नाइका चलता है। ऐसे फूड का हो गया, देखो पहले जोमेटो, स्विगी, फिर इसके बाद में फूड का और भी बहुत सारे, जैप्टो, इतने सारे आजकल ऑनलाइन हमारे पास ऑप्शन हो गए, सब चल गया कि नहीं? क्योंकि इससे क्या मिल रहा है, विदेशी निवेश हो रहा है और जनसंख्या की डिमांड ज्यादा है। हमारे देश में वही लोग जनसंख्या के मामले में कम है। गांव के इलाके में चले जाओ, नेविगेशन आज भी काम नहीं करती, तो वहां पर सारी की सारी व्यवस्थाएं नहीं होती। ठीक है भाई। और जहां पर परिवहन के साधन अच्छे होंगे वहां पर व्यापार भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अभी यहाँ तक ही आज पढ़ेंगे, बाकी इसको आगे कंटिन्यू आगे की क्लास में करेंगे।